आपके पास 250 अंक का है, 2 निबंध लिखने हैं, खुली छूट है। तो आपकी सोचने की क्षमता जितनी अच्छी होगी, आप उतने बेहतर तरीके से अपने निबंध को प्रस्तुत कर पाएंगे। ठीक है। एथिक्स में क्या होता है कि सब्जेक्ट एक ही है और यहां पर भी सोचने का ही काम है। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको किसी न किसी की अवधारणा के संदर्भ में अपने जवाब का स्पष्टीकरण देना है। एथिक्स में कोई भी उत्तर गलत नहीं होता यदि वह तथ्यों से पुष्ट हो। ठीक है। और तीसरा है वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक विषय आप अपनी स्वेच्छा से चुनते हैं, भले ही आपने ग्रेजुएशन किसी भी विषय में किया हो। ठीक है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैंने ग्रेजुएशन किया इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स, लेकिन ऑप्शनल पेपर मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप अपने मन से चुनते हो। ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है उसको चुन ले नहीं सकते हैं, लेकिन आपके पास ये खुली छूट है कि जो आपके पास लिस्ट दी जाती है वैकल्पिक विषयों की, उसमें से कोई भी विषय आप चुन सकते हैं। तो आप कौन सा विषय चुनना पसंद करेंगे? ऐसा विषय चुनना पसंद करेंगे जिसमें आपकी रुचि हो, पहली बात, जो आपको आसानी से समझ में आ जाती हो, और तीसरी बात, जिसमें इंटरेस्ट कम ना होता हो, क्योंकि आपको इस परीक्षा प्रक्रिया के दौरान बार बार पढ़ना पड़ता है। तो बार बार पढ़ने में कई बार होता है कि यदि अरुचि का विषय होगा जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, तो आप बहुत ज्यादा बारीकियों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। लेकिन जिसमें आपकी रुचि होगी उसमें बारीकी पर ध्यान देते हुए आप उसको समझ पाएंगे, है कि नहीं? तो ऑप्शनल विषय चूंकि आप चुनते हैं, इसलिए इसमें इंटरेस्ट होता है, तो इसमें अंक लाना आसान होता है। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने लगातार 5 बार इंटरव्यू दिए लगातार, और इंटरव्यू में उनको कभी भी 80 नंबर से अधिक नहीं आए। जब लास्ट अटेम्प्ट था उनका, लास्ट अटेम्प्ट की वो अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंच गए थे, जिसके बाद उनके सारे अटेम्प्ट समाप्त हो जाते, तो उस साल उनको प्रीलिम्स में उनके 97 प्रश्न सही हुए, प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। जीएस में उनके नंबर वही थे जो पहले आते रहे थे। इंटरव्यू में भी सेम नंबर मिले, अर्थात उनको 80 के आसपास ही मिलता था, इस बार इंटरव्यू में 84 मिला। लेकिन उन्होंने ऑप्शनल में जो पहले 297 से लेकर के 310 के बीच में मूव करता था, इसको उन्होंने 337 कर लिया। अब इस एज के कारण यहां जो उनको 27 अंक का एज मिला, तो आज वो कौन है? आईआरएस है। ग्रेजुएशन से अलग ऑप्शनल लेने पर रीजन पूछे तो क्या कहें? तो रीजन की जरूरत इंटरव्यू में पड़ेगी, तो आप कहिए कि सर जिसमें ग्रेजुएशन किया वो विषय तो मैं जानता ही हूं, मेरी इच्छा थी कि एक जो मेरी जिज्ञासा का विषय है, जिसके बारे में मेरी इच्छा थी कि कभी मौका मिलेगा तो मैं पढ़ूंगा, इसी कारण से मुझे एक अलग आयाम को भी समझने पढ़ने का मौका मिला। ठीक है। हाँ, जनरल के अभी 6 अटेम्प्ट हैं। तो कहने का मतलब है कि ये 3 ऐसे भाग हैं जो आपको एज देते हैं, तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं। निबंध में यदि आप थोड़ी सी लेखन शैली पर काम करने का प्रयास करें, जी 100 में से 97 प्रश्न सही था। ठीक है। तो आपको क्या होगा कि 130 के आसपास आप अंक ला सकते हैं, 130 से 140 तक जा सकते हैं। ठीक है। ये बहुत अच्छा स्कोर होता है। एथिक्स में 100 प्लस तो लगभग लोग ले आते हैं जो थोड़ा सा पढ़ के जाएं। 130 तक यहां जाने का स्कोप होता है, और यहां पे
आप 335 330 तक जा सकते हैं। तो तीनों का एज जो है, जो डिफरेंस है, यही आपके रैंकिंग को बढ़ाने घटाने में बहुत मदद करता है। ठीक है, तो इसीलिए ये 250 अंक अपने आप में क्या करता है, आपको एक वेटेज देता है, एक एज देता है। अब इससे ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है परीक्षा के लिए? पहला, व्यापक मूल्यांकन। तो व्यापक मूल्यांकन कैसे होगा? रिकॉर्ड किया क्या होगा, ये क्या मतलब है इसका? आप भले 100 के 100 सही करके आए, कट ऑफ मार्क्स जितना है उतने से अधिक ले आए, आपका सिलेक्शन हो गया, बात खत्म, उसका अंक जुड़ता नहीं है कहीं। ठीक है सर, आर्टिकल साइड से 12 क्या है? 12 क्या है मतलब? 8 साइड से 12 किया है, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो आपके पास तो यूजुअली लोग आर्ट्स के पेपर के साथ ही जो है एग्जाम देते हैं, तो आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगे उसको ले लीजिए। सही बात, सही गलत का मापदंड क्या है? सही गलत का मापदंड गुजराती लिटरेचर। अगर ऑप्शनल में गुजराती लिटरेचर है तो उसको ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं निबंध पर। तो निबंध आपका व्यापक मूल्यांकन करने का काम करता है। कैसे? तो पहले आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता, तार्किक क्षमता और तर्क को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया। इकरानाज, क्या जानना चाहते हैं आप? मैंने आपसे कहा कि आप किसी भी विषय में ग्रेजुएशन करते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऑप्शनल में हर वो विषय लेने के लिए स्वतंत्र हैं जो यूपीएससी वैकल्पिक विषयों के लिस्ट में देती है। ठीक है, अंशुमन जी आप सपना नहीं देख रहे हैं। ठीक है, ये सही बात है, लेकिन चूंकि इन अंकों का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि फाइनल रैंकिंग में इनको तो जोड़ा नहीं जाता, ये केवल आपको प्रीलिम्स से मुख्य परीक्षा में जाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये सारी क्षमताओं को समझने से मैंने एक एग्जाम्पल दिया जो मैंने देखा है। ठीक है, अब इस पर आप सभी लोग अगर अटके रहेंगे तो समझ इससे तो नहीं समझ पाएंगे, और इसका जो समझना चाहते हैं उसका आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एस्से का उद्देश्य क्या है? यूपीएससी इससे बार बार इंफेसिस क्यों देती है? क्योंकि ये आपकी क्षमताओं को, आपके तर्क करने की क्षमता को देखना चाहती है कि आप एक सिविल सेवक के रूप में जो जो आवश्यक आहर्ता है, ठीक है, उन आहर्ताओं के, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के योग्य है या नहीं। यदि आप किसी ऐसे सिचुएशन में फंस जाएं जहां पे त्वरित निर्णय लेने की बात है, तो क्या आप त्वरित निर्णय लेते हुए उस निर्णय को तर्क के आधार पर जस्टिफाई कर पाने में सक्षम हैं या नहीं? यदि मानिए आपने निर्णय ले लिया और उसका कुछ नुकसान हो गया, तो आप अपने निर्णय को वहां पे पुष्टि करने में सक्षम हैं या नहीं? क्योंकि लोग तो कहेंगे कि देखिए आपने निर्णय लिया, ये तो गलत हो गया। तो आपके पास कुछ ऐसे तथ्य होने चाहिए जिनके आधार पे आप बताएंगे कि निर्णय भले ही गलत हुआ हो, लेकिन जो निर्णय लिया उस समय मेरे पास उपलब्ध विकल्पों में यही सबसे उचित निर्णय था, जो आपको जैसे केस स्टडी में आप एथिक्स में करते हैं। ठीक है,
तो पहला ये आपका जो व्यापक रूप से आपके विश्लेषणात्मक क्षमता, आपके तर्क करने की क्षमता का मूल्यांकन करता है। दूसरा, इसमें विविध विषय, विविध का तात्पर्य है मिसलेनियस, कुछ भी पूछा जा सकता है, किसी भी फील्ड से पूछा जा सकता है। जैसे आपने पहले का अगर लगातार अगर पिछले 10 वर्षों का देखें तो गांधी जी पे कई सारे ऐसे आए हैं। दूसरा, महिलाओं पे कई ऐसे आए हैं। तीसरा, जो सामाजिक सुरक्षा की बात है उस पर कई ऐसे आए हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संबंध पर कई ऐसे आए हैं। तो अर्थात इससे किसी खास विषय वस्तु, और आपने फिलोसॉफिकल जो दार्शनिक ऐसे हैं उनके बारे में तो देखा ही। तो कहने का मतलब है कि इससे कोई ये निर्धारित नहीं है कि किसी खास विषय वस्तु से ही आएगा। इसका स्कोप पूरा है, ये किसी भी संदर्भ में आ सकता है, चाहे वो राजनीति से प्रेरित हो, अर्थव्यवस्था से प्रेरित हो, पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कोई भी टॉपिक का एस्से का टॉपिक बन सकता है। ठीक है, तो इतने डायमेंशन में पूछा जा सकता है। तो जिस जिस विषय को जीएस में आप पढ़ते हैं सबका उपयोग आप स्वतंत्रता से इसमें कर पाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य है कि अलग अलग दृष्टिकोण को जानने का, कि आप किसी चीज के बारे में कितने व्यापक तौर पर सोच सकते हैं। जैसे एक कहानी है कि जब शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद गए तो वहां जो किताबें रखी थी तो उन किताबों में सबसे नीचे भगवत गीता को रखा गया था। तो एक अंग्रेज जो था उसने कहा कि देखिए हमारे धार्मिक किताबों की तुलना में आपकी किताब का स्थान वो है। उसने व्यंग करने का प्रयास किया, नीचा दिखाने का प्रयास किया। तो एक व्यक्ति क्या करेगा, सामान्य व्यक्ति, वो थोड़ा सा हतोत्साहित हो जाएगा, डर जाएगा। लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति जिसके मन में समझ है, जिसमें व्यक्त करने की क्षमता है, जो परिस्थितियों का मूल्यांकन आसानी से कर सकता है, वो क्या करेगा, कुछ न कुछ ऐसा उत्तर देगा जो सामने वाले को अचंभित कर सके। तो विवेकानंद ने क्या कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरी किताब का स्थान वो है, क्योंकि यही इकलौती किताब है जो सारे किताबों के जोड़ को संभालने की क्षमता रखती है। अर्थात जो नकारात्मक स्थिति है उसको कैसे पॉजिटिव सिचुएशन में बदला जाए, ये क्या है, ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। जैसे भारत से लोगों का रोजगार के लिए दूसरे देशों में पलायन, आज दुनिया में सबसे ज्यादा यदि कहा जाए तो भारत के लोग दूसरे देशों में हैं। इस बात में तो किसी को कोई काट नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि ऐसी स्थिति नहीं है क्या? दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश होगा जिस देश में भारतीय नहीं। अब बताइए, तो ये तो गलत है ना कि हम अपने लोगों को रोजगार देने में सक्षम नहीं हैं। इसी कारण से क्या होता है, चूंकि हम अपने देश के लोगों को सुनियोजित तरीके से रोजगार देने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए उनको दूसरे देश जाना पड़ता है। तो ये तो नुकसान है। लेकिन इसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने कैसे प्रस्तुत किया कि भारत वह देश है जो दुनिया भर को कुशल कार्यबल देने की क्षमता रखता है। अर्थात स्किल्ड वर्क फोर्स। नेगेटिव स्थिति को पॉजिटिव तरीके से प्रस्तुत कर दिया कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम आपके यहां लोग को भेज नहीं रहे हैं, हमारा ये बिजनेस है कि हम वहां आपको स्किल्ड वर्कफोर्स दे रहे हैं जिसके बदले हमको रेमिटेंस मिल रहा है। अब बताइए कि नेगेटिव बात को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया ना।
सर जी करंट अफेयर से आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। मैंने कल ही आपको उदाहरण दिया कि जब जल विवाद का मुद्दा बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो इसीलिए जल विवाद के संदर्भ में प्रश्न आया था। नई आर्थिक नीतियां आई थी, तो उन्हीं नई आर्थिक नीतियों के संदर्भ में आपको निबंध आया था। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चाएं रही थी, इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर प्रश्न आए थे। तो कहने का तात्पर्य है कि जो कुछ भी आपके आसपास चल रहा है, उसके संदर्भ में एस्से में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपके विविध विषयों की अगर जानकारी होगी और उसको तर्क करने की क्षमता होगी, तो आप क्या करेंगे, अपनी बात को की पुष्टि कर पाएंगे कि मैं जो कह रहा हूं उसमें कुछ न कुछ तथ्य है, वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट, व्यक्तिगत विचारों की अभिव्यक्ति। ठीक है, अब एस्से में क्या होता है, एस्से में आपसे आपकी राय पूछी जाती है, आपकी बात हो रही है। और आपकी बात क्या हो रही है कि आप क्या सोचते हैं उसके बारे में। अब जैसे अदालत कभी आपने कभी कोर्ट प्रोसीडिंग देखा है किसी ने, तो अदालत में आप देखिएगा कि कानून की किताब तो एक ही होती है। जो प्रोसिक्यूशन है, मूवी में देखी है, ठीक है, चलिए आपके मामा जी वकील है, अच्छी बात। तो जब कोर्ट प्रोसीडिंग होती है तो दो वकील होते हैं, एक मुलजिम की तरफ से होता है, एक सरकार की तरफ से होता है। दोनों एक ही किताब का रेफरेंस दे रहे होते हैं, लेकिन उसको इंटरप्रेट करने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीका जो है, यही किसी चीज को देखने का दृष्टिकोण है। जैसे आपने अभी पॉलिटी पढ़ रखी है, कितने लोग हैं इसमें जिसने पॉलिटी नहीं पढ़ी है। क्योंकि इस बैच में पॉलिटी की क्लास तो हो चुकी है पहले। ठीक है, चलिए, तो जब पॉलिटी पढ़ी होगी या जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है आगे पढ़ेंगे, तो आप जोड़ करके देखिएगा कि जब जो प्रस्तावना है हमारा, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, इसको लेकर के जब सर्वोच्च न्यायालय के सामने प्रश्न गया, तो उन्होंने दो राय रखी। एक बेरुबरीवाद, बेरुबरी संघवाद, कब का था ये, 1960 का, और एक केशवानंदा भारती, 1973। ये दो केसेस की चर्चा होती है इसमें। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें कहा गया संविधान का भाग है। बात किसकी हो रही है, प्रस्तावना की। चीज तो एक ही है, लेकिन दोनों में दिए गए तर्क अलग अलग थे। क्या तर्क थे कि बेरुबरी संघवाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। क्यों? क्योंकि संविधान के सभी भागों को 1 से लेकर के और 22 तक क्या किया गया है, नंबरिंग की गई है। भाग 1 में दिया गया है राज्य और उसका क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार। तो अर्थात संविधान के सभी भागों की नंबरिंग की गई है, प्रस्तावना की नंबरिंग नहीं है। तो चूंकि उसको नंबर में नहीं डाला गया है, इसलिए प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, ये एक सोच है, एक दृष्टिकोण है। वहीं पर जब केशवानंदा भारती के टाइम पे बात आई कि क्या यह मूल प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो उसमें क्या कहा गया
कि चूंकि प्रस्तावना भी उसी प्रकार से इनेक्ट किया गया, संविधान सभा में उसी प्रकार से पारित किया गया जैसे संविधान के अन्य अनुच्छेद। तो चूंकि सभी का तरीका समान है, इसीलिए प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब देखिए, वस्तु स्थिति एक है, बात भी एक ही चीज की हो रही है, संदर्भ भी एक ही है, लेकिन दो अलग अलग दृष्टिकोण से व्याख्या करने के कारण क्या हुआ कि उसके स्थिति में, उसकी संवैधानिक स्थिति में परिवर्तन हो गया। तो ये अभिव्यक्ति की आजादी क्या है कि आप क्या सोचते हैं, उस सोच को आप क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार किसी भी पक्ष के बारे में आप जब निर्णय लेते हैं, आप जब देखते हैं, आप जब सोचते हैं, चलिए एक और मैं एग्जांपल आपको देता हूं, सभी लोग ध्यान से देख सुनिएगा। सर आज सिखा दे, आज से लिखना है। धर्मराज आप बहुत व्याकुल हो रहे हैं, इतनी व्याकुलता अच्छी नहीं होती है। ठीक है, आपको लिखना है। आज तक एक बात आप बताइए कि आप 12th पास हैं या 12th में होंगे। ठीक है, क्या आज तक आपने कोई निबंध नहीं लिखा है? तो ये कहना कि निबंध नहीं आता है, निबंध होता क्या है नहीं पता, ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो आपको यदि लिखना, मैंने कल भी कहा था कि छोटे छोटे निबंध लिखना आरंभ कीजिए। गाय पर निबंध कल मैंने कहा था आपको लिखने के लिए, कितने लोगों ने गाय पर निबंध लिखी है? मैंने कल क्लास में आप लोगों से कहा था कि गाय पर 300 शब्दों में निबंध लिखिएगा, कितने लोगों ने लिखी है? मैंने लिखा है लेकिन मुश्किल से 100 शब्द में। चलिए 5-6 क्लासेस से है, इससे लिख रहे हैं सर। ठीक है, मैंने भगवत गीता में लिखा है, धैर्य रखिए, कोई नहीं। अब बताइए, बहुत कम लोगों ने गाय पर निबंध लिखी है। धर्मराज आपने लिखी है या नहीं लिखी है? यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं और गाय का लिखूं, यही बात आपको समझनी है कि जब 6 क्लास में आप गाय पर निबंध लिखते थे तो उसका प्रारूप, और ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में गाय पर निबंध लिखेंगे उसका प्रारूप, उसके लिखने का तरीका, दोनों में बिल्कुल अंतर होगा। आपकी हिस्ट्री की जो बुक है वो 7th क्लास में भी है, 6th क्लास में भी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं और 12th में भी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? सेम कहानी तो है, लेकिन अंतर यह है कि एक में आपको प्लेन टेक्स्ट के रूप में बताया गया है, केवल परिस्थितियों से परिचित कराया गया है, दूसरे में आपको विस्तार दिया गया है। ठीक है, तो ये वेट चैलेंज करके कर सकता हूं कि गाय पर आप अभी भी लिखेंगे तो 6 के बजाय 8th क्लास के लेवल का लिख सकते हैं। जो चीजें जितनी सरल प्रतीत होती है वो उतनी अधिक मुश्किल होती है। ठीक है, लिख सकते हैं, नहीं लिख करके लिख के बताइए। ठीक है, चलिए, तो ये सोचना कि गाय पर निबंध आसान है, ये उतना आसान नहीं है जितना आपको प्रतीत हो रहा है, क्योंकि हम हर क्लास में लगभग गाय पर निबंध लिखते ही आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो कहां थे हम लोग? हाँ, मैं आपको अभिव्यक्ति के बारे में, अपने विचार के का निर्माण करने, कल मैं कहूंगा मैंने 1000 शब्द में लिखा है सर,
बहुत अच्छी बात है। इसी विश्वास के साथ आगे काम करना चाहिए व्यक्ति को। ठीक है। यदि आप, जो लोग कहते हैं ना कि पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, बस एक बात का ध्यान रखिए कि आज जब आप सोएं तो सोने से पहले आपके मन में यह विश्वास होना चाहिए कि कल तक आपको जितना ज्ञान था आज उसमें कुछ वृद्धि करके सो रहा हूं। ठीक है। तो जैसे ही आप उसमें कुछ ना कुछ वृद्धि करते जाएंगे तो एक साल में 365 बार वृद्धि होगा। तो सोचिए कि ज्ञान का स्तर कहां पहुंच जाएगा। ठीक है। चलिए, तो हम लोग वापस आते हैं। तो विचारों की अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं। अब विचार की अभिव्यक्ति किस तरह से, कि हम क्या सोचते हैं। तो इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। एग्जाम्पल क्या है कि मानिए एक व्यक्ति है ए, या फिर ये व्यक्ति है, इसका नाम है गौरव। गौरव सड़क पर जा रहा है, उसने देखा कि किसी ने एक दूसरे व्यक्ति पीयूष को चाकू मार दी है पेट में, और वो खून से लथपथ सड़क पर पड़ा हुआ है। ठीक है। अब आपके पास आप क्या करेंगे, मतलब गौरव क्या किया कि वहां से निकला और जाकर के पीयूष को पहले देखा, पूछा, और उसके पेट से चाकू निकालता है। चाकू किसी और ने पीयूष को मारा था। पीयूष, गौरव उसके पेट से चाकू खींच करके बाहर निकालता है। बाहर निकालने के दौरान पुलिस आ जाती है और वो चाकू निकालते हुए उसको देख लेती है, और पीयूष की मृत्यु हो गई, पीयूष मर गया। पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उदाहरण एग्जाम क्या देगी कोर्ट में, अपना बयान कि सर इसी व्यक्ति गौरव ने ही पीयूष की हत्या की है, क्योंकि हमने इसे पेट से चाकू निकालते देखा है। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या थी कि गौरव उसके पेट से चाकू निकाल रहा था। तो क्या है कि सत्य जैसा जो देखता है उसके अनुसार बदल जाता है। ठीक है। और वो अपनी समझ के अनुसार उसकी क्या करता है, व्याख्या करता है। तो हम जो बात कर रहे हैं कि व्यक्तिगत विचारों की अभिव्यक्ति, कि आप किसी चीज को कैसे देखते हैं, आप उसकी व्याख्या अपने अनुसार ही करते हैं। ठीक है। तो निबंध में आप अपने व्यक्तिगत विचार रखने के लिए, अपनी राय रखने के लिए आपको अवसर प्रदान किया जाता है, तो आप अपनी राय रखते हैं। ठीक है। सर आप ये दोनों नाम ही लेते हैं एग्जाम्पल में, इसीलिए कि आप ये ना कहें कि मेरा नाम लेकर के मुझे मार दिया। ठीक है। गाय के बारे में ऋग्वेद में क्या कहा गया है, इस टॉपिक से जोड़ना अब हमारे क्षमता के अनुरूप होगा। बिल्कुल। अब आप जो गाय पर निबंध लिखेंगे तो आप इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लिखेंगे, उसके बाद इसमें आप जोड़ेंगे गाय का वर्तमान संदर्भ में उपयोगिता, उसके बाद आप जोड़ेंगे गाय के आर्थिक सामाजिक राजनीतिक लाभ। ठीक है। उससे हो रही समस्याएं। ठीक है। उसके लिए वैज्ञानिक रूप से किए गए सुधार। तो ये सभी पक्ष आपके अभी के ऐसे में आएंगे। लेकिन बचपन में जब आप लिखते थे तो आप क्या लिखते थे कि गाय एक डोमेस्टिक घरेलू जानवर है, इसके 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं, एक मुंह होता है। तो ये उस समय के लिए सही था। अब आप ग्रेजुएशन में हैं तो अब आपके लिखने का तरीका, आपके प्रस्तुत करने का तरीका सब बिल्कुल बदल जाएगा। हाँ, पीयूष मेरा दोस्त है, इसीलिए मैं हमेशा उसको एग्जाम्पल में मार देता हूं। ठीक है। और ऐसा है कि बुरा भी नहीं मानता। ठीक है। चलिए नेक्स्ट।
कौशल विकास। एक उच्च गुणवत्ता वाले निबंध लिखने के लिए अपनी आलोचनात्मक सोच, समस्या का समाधान करना और संचार कौशल विकसित करने की आवश्यकता होती है। कैसे? तो आलोचनात्मक सोच क्या होती है? तो जब तक आप किसी भी चीज की कमी नहीं जानेंगे, तो कमी का सुधार जो होगा वो क्या होगा? समस्या का समाधान होता है। सर, आपने अपने नाम नहीं बताया। गौरव मेरा नाम है, पीयूष मेरा दोस्त है। ठीक है, मैं हमेशा पीयूष को एग्जाम्पल में मार देता हूं। ठीक है, तो अर्थात आलोचनात्मक सोच कि किसी चीज की कमी को उजागर करेंगे तभी जाकर के उसकी कमियों को सुधारा जा सकता है। जैसे आप जब आंसर राइटिंग करते हैं और भेजते हैं, तो इवैल्यूएशन करने वाले क्या करते हैं? आपके उत्तर में जहां जहां गलती होती है उसको घेर देते हैं। आपके उत्तर में क्या क्या कमी है उसको लिख करके बता देते हैं। आपके उत्तर में क्या कंटेंट होना चाहिए, यदि आप उससे इतर लिखते हैं तो आपको सीमित होने की सलाह देते हैं और अंत में आपका मूल्यांकन करते हैं। तो जब आपकी कमियों को वो उजागर करते हैं तो आप क्या करते हैं? उन कमियों का सुधार करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यदि कोविड नहीं आती तो जो स्थितियां, जो हेल्थ केयर सेक्टर की स्थिति भारत में थी, वो उजागर हो पाती? नहीं हो पाती। ठीक है, तो इसीलिए आप में ये तीन गुण होने चाहिए। पहला, आलोचनात्मक सोच कि किसी भी चीज के सभी गुण और दोष की जांच करने की क्षमता। दूसरा, जो जो कमियां हैं उन कमियों को सुधार करने की क्षमता, और सुधार करने के साथ उसको प्रस्तुत करने की क्षमता। क्योंकि आपके पास कितना भी बेहतर कंटेंट हो, यदि उसकी प्रस्तुतिकरण सही नहीं होती है तो आपके लिए उसका लाभ क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कैसे? जैसे एक रसोइये ने खाना बहुत अच्छा बनाया। ठीक है, उसने चावल बनाया, रायता बनाया, दाल बनाई, सब कुछ बहुत टेस्टी बनाया। लेकिन क्या किया कि जब खाना परोस रहा था तो उसने चावल, चावल के ऊपर दाल, दाल के ऊपर रायता, सब कुछ बहुत ही स्कैटर्ड तरीके से दे दिया। और इस स्कैटर्ड तरीके से देने के कारण क्या हुआ? इस स्कैटर्ड तरीके से देने के कारण आप देखते हैं कि सब मिक्स हो गया। पहली बात कि जब मिक्स खाना आपके सामने आएगा तो आपको देख करके ही अच्छा नहीं लगेगा, पहले ही उससे नकारात्मक वाइब आएंगे। लेकिन मजबूरी में जब खाएंगे तो टेस्ट भी 12 मसाला 13 स्वाद वाली बात हो जाएगी कि 12 का तो टेस्ट गया ही, 13वां जो अलग से आना था वो भी गया, तो जायका खराब। तो इसीलिए इन दोनों के साथ प्रस्तुतिकरण की क्षमता बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब आते हैं निबंध पेपर को समझना। तो पहला है निबंध पेपर की संरचना। ठीक है, तो निबंध पेपर की संरचना से क्या तात्पर्य है? तो ये मैंने आपको बता दिया कि 250 अंक का यह पेपर होता है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? इस 250 अंक में आपके पास पेपर में दो खंड बनाए गए होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, दो खंड बनाए गए होते हैं और दोनों खंड में 4 एस्से के टॉपिक होते हैं। ठीक है, और 4 टॉपिक में से दोनों खंड में से आपको एक एक निबंध लिखना होता है। ठीक है,
सर लाना कितना नंबर होता है? जितना मर्जी आप ले आइए, 250 में 250 ले आइए। न्यूनतम 10% आना चाहिए, अर्थात कम से कम 25 नंबर तो आना ही चाहिए। ठीक है, बाकी आप 250 तक ला सकते हैं। 250 में से 300 यदि आपको आ सकता है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी भेज दीजिएगा ग्रेस के 50 नंबर। ठीक है, तो इसको समझने में कोई आपत्ति कि पेपर है, पेपर के 2 खंड हैं, शब्द सीमा और समय का आवंटन, इस पर चर्चा अभी करेंगे। ठीक है, आपने तो टाइम चाक दिया। निबंध के पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? देखिए, पासिंग मार्क्स नहीं होते जीएस पेपर में, क्योंकि ये अंक आपके जुड़ने होते हैं। लेकिन क्या है कि मिनिमम 10% अंक आना चाहिए हर पेपर में। ठीक है, हाँ तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो 4-4 टॉपिक दिए होंगे, एक एक निबंध आपको लिखना है, और दोनों में से एक एक निबंध लिखना अनिवार्य है। हाँ, 250 मार्क्स का 2 एस्से होता है, एक एस्से के लिए 125 अंक होते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं निबंधों के प्रकार पे। तो अभी हमने जितने निबंध देखे उनको यदि हम डिवाइड करें तो 3 तरह के निबंध थे। पहला दार्शनिक निबंध, दूसरा विश्लेषणात्मक निबंध और तीसरा वर्णनात्मक निबंध। दार्शनिक निबंध में कोई भी ऐसी बात कही गई, ठीक है, जिसके माध्यम से आप किसी भी स्थिति को प्रदर्शित करने का काम करते हैं, उसको एक्सप्लेन करने का काम करते हैं। विश्लेषणात्मक में क्या होता है कि आप किसी परिस्थिति के गुण और दोषों की जांच करते हैं, और वर्णनात्मक निबंध में क्या होता है कि आप किसी घटनाक्रम का उल्लेख करते हैं। ठीक है, इन तीनों पर हम लोग आज, कल और परसों 3 दिन में इस पे डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, सर इसका कट ऑफ कितना गया है? इससे का कट ऑफ नहीं जाता है। अगर हमें चारों टॉपिक में ही आता है तो मूल्यांकन कैसे करें कि कौन सा चूज करें? अभी रवि हम लोग एक एक करके तीनों पे चर्चा करेंगे कि दार्शनिक निबंध क्या होते हैं, उनको कैसे स्कोर करना चाहिए, उसमें कैसे क्या क्या लिखना चाहिए, विश्लेषणात्मक में क्या लिखना चाहिए, वर्णनात्मक में कैसे लिखना चाहिए, इन सब पर चर्चा करेंगे अभी हम लोग। ठीक है सर, 250 अंक में से 2 खंड होते हैं, दोनों खंड में 4-4 टॉपिक होते हैं। ठीक है, अगर हमें चारों टॉपिक में ही आता है तो सर इस मूल्यांकन करें कि हमें कौन सा टॉपिक चूज करें। तो पहली चीज तो देखिए कि जो सबसे बेहतर आता है, जिसके आपके पास सबसे अधिक उदाहरण उपलब्ध हैं, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, उसको आप चूज करेंगे। हाईएस्ट स्कोर कितना रहा है? देखिए, हाईएस्ट स्कोर कितना रहा, अब सभी लोग तो अपना अंक बताते नहीं हैं। ठीक है, लेकिन यूजुअली 140 145 तक एस्से में चला जाता है मैक्सिमम। ठीक है, सर जो इंग्लिश में इससे फंडा है वही इसमें यूज करते हैं। लैंग्वेज बदल जाने से तरीका तो बदल नहीं सकता है। ठीक है, लिख दीजिए 2026-27 में मेरा 150। धर्मराज अतिशयोक्ति अलंकार हो गया ये।
कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ही घातक होता है। आप क्लास को बहुत लाइटली ले रहे हैं कल से ही। समझने से ज्यादा आपका ध्यान होता है कि आपका नाम लिया जाए, आपका चैट पढ़ा जाए। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट है मेरे में, तो उसको कम कीजिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट वाला जो होता है ना व्यक्ति, वो हमेशा नुकसान में होता है। चलिए, अब आते हैं जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष है इसमें। धर्मराज, यदि आप क्लास में पढ़ना चाहते हैं अभी, ठीक है, तो शांति बनाए रखिए। प्रश्न केवल वही लिखिए जिसका जवाब आवश्यक हो। आप बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे हैं क्लास पर। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपकी ईमेल आईडी। मेरी ईमेल आईडी है ठीक है, लेकिन इस पर जो है ना एस्से पूरा लिख करके मत भेजिएगा। पूरा एस्से लिख करके अभी आप टारगेट आईएएस पर भेजिएगा। targetis@byju's.com। यदि किसी को कोई स्ट्रक्चर आपने बनाया है तो वो स्ट्रक्चर मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उतना समय नहीं हो पाता है कि पूरा एस्से को पढ़ा जा सके। ठीक है, आप मुझे एक स्ट्रक्चर बना करके निबंध का भेज दीजिए। जितना जल्दी हो सके मैं जरूर आपको उसका रिस्पांस देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर बना करके भेजिए कि आप उसको 10 पार्ट में तोड़ लीजिए। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखना चाहते हैं, तो उसका एक हेडिंग बना करके, उससे पता चल जाएगा कि आप क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बना करके आप मुझे भेज सकते हैं। पूरा ऐसे आप टारगेट आईएएस या फिर आईएएस हिंदी @byju's.com पर भेज सकते हैं। ठीक है, अपनी मेल आईडी एक बार बोल दीजिए, क्या लिखे हैं? GAURAV gaurav.kumar23@byju's.com। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने आखिरी पक्ष पे, जो है शब्द सीमा और समय आवंटन। देखिए, निबंध के लिए आपको 1000 शब्द की सीमा दी गई है, अर्थात प्रत्येक निबंध को आपको 1000 शब्दों में लिखना है। आप टारगेट आईएएस या फिर आईएएस हिंदी, दोनों में से किसी पर निबंध लिख करके इवैल्यूएशन के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए 1000 शब्द, और अर्थात पूरे पेपर में, एस्से के पेपर में आपको कितने शब्द लिखने हैं? 2000 से 2400 शब्द तक। ठीक है, तो 2000 से 2400 शब्द के बीच में आपको दोनों एस्से पूरा करना होता है। तो ये आपकी शब्द सीमा है। अब यहां पर भी आपको एक लाभ मिलता है। कैसा लाभ? कि जब आप जीएस का पेपर दे रहे होते हैं, तो जीएस के पेपर में क्या है कि आप समय दोनों में 3 घंटे का ही है, 3 घंटे का समय मिलता है।
जीएस के पेपर में आपको 20 प्रश्न गुने 200 शब्द अर्थात 4000 शब्द लिखने हैं। कितनी देर में? 3 घंटे में। और 20 अलग अलग सवालों के जवाब लिखने हैं। लेकिन निबंध में क्या है कि 3 घंटे में आपको एक तो 2000 से 2400 वर्ड के बीच में लिखना है। दूसरा कि 2 ही सवाल हैं अर्थात 2 ही पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करनी है। तीसरा, यहां पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, यहां पे रिस्ट्रिक्शंस का अभाव है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अब यहां पे इसका उपयोग कैसे आप कर सकते हैं? ठीक है, इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं? तो इससे कभी भी बिना स्ट्रक्चर बनाए नहीं लिखिए। रेस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है प्रतिबंध, कोई सीमा रेखा खींच देना कि आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जैसे जीएस के पेपर में आपको कहा जाता है ना कि समीक्षा कीजिए, आलोचना कीजिए, परीक्षण कीजिए। यहां पर आपको केवल टॉपिक दे दिया जाता है, उस टॉपिक के बारे में जो कुछ भी आपको आता है आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब प्रश्न आता है कि जब हमारे पास यहां पे 1400 मतलब 1600 शब्द का गैप है, तो उस 1600 शब्दों के गैप को कैसे उपयोग किया जाए, उस टाइम का कहां उपयोग किया जाना चाहिए? क्योंकि रफ्तार तो आपने एक निर्धारित कर ली ना लिखने की, क्योंकि 4000 तो लिखने ही लिखने हैं। तो आपको तैयारी जो अपनी स्पीड बनानी होगी लिखने की, वो 3 घंटे में 4000 शब्द लिखने की बनानी होगी। उसका लाभ इससे में क्या मिलेगा कि आप 2400 शब्द लिख लेंगे तो 1600 शब्द लिखने का जो समय है वो आपके पास एक्स्ट्रा बचेगा। तो इस एक्स्ट्रा समय को क्या उपयोग करना चाहिए? तो इसका उपयोग आप करते हैं संरचना निर्माण में। अब संरचना निर्माण क्या होता है कि जब आपको कोई एस्से का टॉपिक दिया जाता है, कोई भी टॉपिक आपने ले लिया, तो एक निबंध लिखने के लिए आपके पास कितना समय है? 90 मिनट। तो इस 90 मिनट में आपको क्या करना है? एक निबंध लिखना है, और वो भी कितने शब्द में? 1000 से 1200 शब्द में। तो इस 90 मिनट को आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप 2 पार्ट में बांट लीजिए। पहला 30 मिनट और दूसरा 60 मिनट। 60 मिनट लिखने के लिए और 30 मिनट सोचने के लिए, सोचने व संरचना बनाने के लिए। ठीक है, जीएस में आपको ये लाभ नहीं मिलता है, वहां पे आपके पास सोचने का समय नहीं होता है। दोनों ही काम आपको एक साथ करने होते हैं, लिखना भी होता है, सोचना भी होता है। यहां पे आप इस समय का अलग अलग उपयोग कर सकते हैं। तो जब आपके पास सोचने का समय होगा तो आप क्या करेंगे? स्ट्रक्चर बना लेंगे। और जब स्ट्रक्चर का क्रम पूरी तरह से एडजस्ट हो गया, फाइनल हो गया, तो इस क्रम के पूरा हो जाने के बाद आप क्या करेंगे? लिखना शुरू कर देंगे। इसमें आपको यह लिखना है कि क्या टॉपिक होना चाहिए, उसके अंदर क्या सब टॉपिक होना चाहिए। यदि कोई एग्जाम्पल का संदर्भ मिलता है तो उस एग्जाम्पल के संदर्भ को भी आप वहां पे लिख लेंगे, ताकि यहां पे देखते जाएं और ऐसे में आप फ्लो में लिखते चले जाएं। ठीक है, तो अर्थात 60 मिनट के समय में
आपको क्या करना है कि लिखना है और 30 मिनट में केवल सोचना है कि क्या करना है। जब चूंकि आपकी संरचना तैयार होगी तो लिखते समय में आपको लाभ मिलेगा कि वहां पे यदि कहीं पे दिमाग में कोई पॉइंट स्टक करता है लिखते लिखते, तो आप उसको वहां पे क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। होता है ना कई बार कि चर्चा करते करते अचानक से आपके मन में कोई प्रश्न आ जाता है या फिर कोई एग्जाम्पल आपको बहुत जल्दी स्ट्राइक कर जाता है, तो उस एग्जाम्पल को आप कहां पे एडजस्ट कर सकते हैं, उसको लिख लीजिए। इससे में डायग्राम बना सकते हैं, आवश्यकता नहीं है और कभी देखा भी नहीं है किसी का बनाया हुआ। ठीक है, हाँ, रफ संरचना बनानी है उसके लिए आपको रफ पेज दिया जाता है। ठीक है, आपके आंसर शीट में लास्ट में रफ पेज होता है, तो उस रफ पेज पे आप अपने एस्से का स्ट्रक्चर बना लीजिए। ठीक है, तो इसमें कोई आपत्ति, सब शब्द सीमा और समय सीमा को कैसे कितना डिवाइड करना चाहिए समझने में? स्ट्रक्चर को हेडिंग के रूप में डाल सकते हैं। स्ट्रक्चर अलग रफ में बनाना है, उसको एस्से में नहीं लिखना है। एस्से में डायग्राम नहीं बनाना है, नहीं बनाइए, मत बनाइए। स्ट्रक्चर में आईबीसी लिखना है सर। स्ट्रक्चर आपका रफ है, रफ में आपको जो मर्जी है लिखिए। फाइनल एस्से में ये लिखना नहीं होता है कि ये इंट्रोडक्शन है, ये बॉडी है, ये कंक्लूजन है। ठीक है, और अब जो आखिरी पहलू आता है इसमें, वह है हमारा स्रोत, कि क्या क्या स्रोत फॉलो करने हैं, किस किस चीज को पढ़ना है निबंध के लिए। तो पहला स्रोत होगा कि कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है। तो कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना सर, भूमिका डाल के आगे नहीं लिखना है, न बिल्कुल नहीं। ये भूमिका, ये बॉडी, मुख्य भाग, ये निष्कर्ष, ये शब्द लिखने का कतई कोशिश ना करें, कभी भी इसको नहीं लिखना है। आपके लिखे हुए से पता चलना चाहिए कि ये भूमिका है, ये मुख्य भाग है, ये निष्कर्ष है। ठीक है, तो कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है। तो पढ़ना क्या है फिर, जब अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, तो आप जीएस के सिलेबस को जो पढ़ते हैं उसी को अच्छे से तैयार कीजिए। अब जीएस में आप दो चीज पढ़ते हैं, एक क्लास में जो पढ़ाया जाता है और इसके बाद दूसरा न्यूज़पेपर। तो क्लास में जो पढ़ाया जाता है वो आपको स्टैटिक जानकारी देता है और जो न्यूज़पेपर में आता है वो आपको रिसेंट एग्जाम्पल से रूबरू कराता है, रिसेंट एग्जाम्पल से परिचित कराता है आपको। ठीक है, तो अर्थात आपके लिए स्रोत क्या होगा, हाईलाइट कर सकते हैं कि आपकी मर्जी है, कीजिए ना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। सर रफ वर्क करना जरूरी है क्या? देखिए स्ट्रक्चर, कभी आपने कोई बिल्डिंग देखी है बनते हुए जिसका कि कोई मैप नहीं हो? और जब समय है तो अच्छे से मैप बना करके घर क्यों ना बनाया जाए? ठीक है, तो क्लास और जो इसके साथ जो बुक आप पढ़ रहे हैं जीएस के लिए, ये आपको पूरी जानकारी देते हैं और ये नए एग्जाम्पल देते हैं। दोनों को मिला करके आपका क्या होता है, निबंध लिखने का कंटेंट तैयार हो जाता है। तो आपको पढ़ना यही है। ठीक है, दूसरा, निबंध के टॉपिक्स कहां से मिलेंगे? तो दार्शनिक निबंध के टॉपिक आपको जो व्हाट्सएप पे जो मैसेजेज आप फॉरवर्ड करते हैं गुड मॉर्निंग के साथ, ठीक है, तो उन मैसेजेज के अर्थ को समझने का प्रयास करें। या फिर डेली आपके पास आता है कोट ऑफ द डे, इन सब पर निबंध लिखना नहीं है, केवल इनकी मीनिंग को समझना है।
उसका लाभ क्या होगा आपको कि किसी भी जो टॉपिक है उसके संदर्भ को समझने की आदत पड़ जाएगी, उसके एनालिसिस करने की आदत पड़ जाएगी। तो आप आसानी से किसी भी टॉपिक का एनालिसिस करते हुए उसके संदर्भ को क्या करेंगे, समझ लेंगे। तो स्रोत में किसी को कोई आपत्ति? यहां तक जो भी बात हुई, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। क्लास खत्म हो जाए फिर वीक में एक बार लिखें, चलेगा? देखिए, आपसे यही अनुरोध है कि पहला लिखने की प्रैक्टिस बनाए रखिए, लिखने का अभ्यास। क्योंकि आप जो सोचेंगे कि आप एग्जाम के टाइम पे राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और एक दिन में 4000 शब्द लिखने का 3 घंटे में मेरा जो है सो हो जाएगा, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। धीरे धीरे आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ेगी। और चूंकि आपको सोचना भी है और लिखना भी है, दो काम एक साथ करने हैं, तो उसके लिए बहुत ही प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। तो डेली कुछ ना कुछ लिखिए, पहला। दूसरा, कि कोई भी मैसेज आपके पास आता है तो उसका मीनिंग एक्सप्लोर करने का प्रयास जरूर कीजिए, ठीक है? तीसरा, कि लिख करके लिखने के बाद उसको 1-2 दिन के बाद खुद से जरूर पढ़िए, ठीक है? इससे आपको लाभ ये होगा, कोटेशन यूज करना इंपॉर्टेंट है, अगर याद ना हुआ तो, याद नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। देखिए, एक कहावत है ना, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। तो अगर कोटेशन आपको याद नहीं होता है, उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, तो उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप यूज कर लीजिए, ठीक है? तो इस तरह से आप निरंतर अभ्यास करते रहें। सप्ताह में एक ऐसे लिखें, महीने में एक ऐसे लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दो चीज आपको आनी चाहिए, पहली लिखने का अभ्यास होना चाहिए, दूसरा सोचने का अभ्यास होना चाहिए। एक टॉपिक कितने वर्ड में लिखना है? एक टॉपिक 1000 से 1200 शब्द के बीच में लिखना होता है, ठीक है? क्या हम खुद से कोटेशन क्रिएट करके लिख सकते हैं? देखिए, खुद से लिखने का भी एक तरीका होता है कि भले ही अपना हो तो उसको लिख दीजिए कि सम स्कॉलर ग्रेटली पॉइंटेड आउट, या किसी विद्वान ने कहा है। ये मत लिखिए कि मैंने कहा है, ठीक है? मैंने एक अहंकार को प्रदर्शित करता है। तो किसी विद्वान को संदर्भित करते हुए लिखेंगे तो लगेगा कि जो है सो नाम भूल गया है, कोटेशन बहुत अच्छा है, ठीक है? तो अच्छा कोटेशन हो तो उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है? तो यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं है? अब हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है? और मिलते हैं कितने, 8:16 पर, ठीक है? चलिए, सी यू आफ्टर ब्रेक। आप लोग भी रिलैक्स कर लीजिए।